DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि गोयल एंड इस साल मैंने यूपीएससी में 78 रैंक सिक्योर करी है। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है, जहाँ पे मैंने महाराजा अग्रसेन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद मैंने कैट भी दिया था, 98.7 परसेंटाइल थी मेरी, और उसके बाद से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है और मेरे फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। इस वीडियो में मैं उसकी ही डिटेल स्ट्रेटजी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इस बार मेरे ऑप्शनल में 263 मार्क्स आए हैं एंड पेपर 1 में मेरे 136 हैं, पेपर 2 में मेरे 127 मार्क्स हैं। तो इससे रिलेटेड ही मैं आपको ऑप्शनल की स्ट्रेटजी शेयर करना चाहती हूँ। कुछ अच्छे सोर्सेज जो सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ वो है कि अनुदीप त्रिशेट्टी सर और अक्षत जैन सर की वीडियोस को और जो उन्होंने स्ट्रेटजी बताई थी उसको मैंने काफ़ी क्लोजली फॉलो करा था एंड बहुत ज़्यादा टॉपर्स की या अलग अलग ऑप्शनल की मैंने स्ट्रेटजीज नहीं देखी, क्योंकि अगर आप 1-2 टॉपर की भी अच्छे से देख लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा उसी से। तो इसी के साथ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एंथ्रोपोलॉजी आपको क्यों चूज़ करना चाहिए और क्यों नहीं चूज़ करना चाहिए। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है मेरे ओपिनियन में, कि अगर आपको 3-4 साल पढ़ना पड़ जाता है, हमें यूपीएससी में हमारा अक्सर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है, तो उसके लिए एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही डाइवर्स एंड वास्ट सब्जेक्ट है, तो आपका इंटरेस्ट किसी ना किसी चीज़ में बना रहता है। तो मैंने भी सबसे पहले सिलेबस देखा था एंथ्रोपोलॉजी का और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए मैंने उसको चूज़ करा था। आप लोग एंथ्रोपोलॉजी को ये देखकर मत चूज़ करिएगा कि उसके टॉपर अभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं या उसकी चेकिंग कैसे हो रही है। दीज थिंग्स आर टोटली आउट ऑफ आवर कंट्रोल एंड इन चीज़ों को हम नहीं हैंडल कर सकते हैं। आप ये देखिए कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्टेड रहेंगे क्या पूरे साल, और उस बेसिस पे ही लीजिए। और ये डिसीजन आपके लिए कोई और नहीं ले सकता है, आप खुद से सोचिए सारे ऑप्शन की लिस्ट देखकर। तो अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी चूज़ करा है तो उससे रिलेटेड मैं सबसे पहले स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ उसकी। तो एंथ्रोपोलॉजी में मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स बनाए थे, तो इससे क्या होता है, बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारे जो हैं टॉपिक पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपका एक प्रॉपर आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। क्योंकि क्या है, अगर आप नोट्स फॉर्मेट में बनाएंगे तो वो आपको ऑन द स्पॉट आप 15 मार्क का या 20 नंबर के हिसाब से लिखने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़े होते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में थोड़े नोट्स फॉर्म में बनाए थे, मुझे ऐसे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि वो मुझे बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहेंगे, इसीलिए मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में दोबारा से सारे नोट्स बनाए थे एंथ्रोपोलॉजी के, और वो मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाए। तो वो बहुत ही हैंडी होते हैं। आपको सपोज़ टाइप्स ऑफ मैरिज का क्वेश्चन है तो आपने अपना डायरेक्टली वो आंसर उठा के लिख दिया पेपर में डायरेक्टली। सारे क्वेश्चन इतने डायरेक्ट नहीं होते हैं, बट आपके इस तरीके से क्या होगा कि डायरेक्ट तो कवर हो ही जाएंगे और इनडायरेक्ट भी आप कहीं ना कहीं आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हाँ, ये मेरा इंट्रोडक्शन हो सकता है, ये मेरा कंक्लूजन हो सकता है। एंथ्रोपोलॉजी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इसीलिए। और उसके बाद मैं अब आपको पेपर 1 से शुरू करना चाहती हूँ बताना। तो पेपर 1 जो है हमारा, उसमें सबसे पहले हमारा सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आता है। इसके लिए सबसे बेसिक बुक है वैद सर की जो आती है किताब, एंड इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी है शायद उसका नाम। तो वो अच्छी किताब है बेसिक के लिए, आप वो पढ़िए। थ्योरीज़ के लिए एक वेबसाइट है, आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की, मैं लिंक शेयर करूँगी उसका अपने ग्रुप में, तो वहाँ पे आप देखिएगा। एंड उसके अलावा थ्योरीज़ के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब आती है उपाध्याय एंड गया पांडे की, आप वो ज़रूर पढ़िएगा, उसमें थ्योरीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से है। तो थ्योरीज़ में आप सिर्फ थ्योरी को मत कवर करिए। सपोज़ अगर फंक्शनलिज्म आप पढ़ रहे हैं तो फंक्शनलिज्म के साथ साथ आप उसमें मैलिनोव्स्की को भी कवर करिए। कभी कभी यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रोनिसो मैलिनोव्स्की, तो उसके लिए आपने अगर उनके भी बना रखे होंगे तो उसमें आप सिर्फ उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन फंक्शनलिज्म मत लिखिए। उन्होंने रिलीजन पे भी कुछ वर्क करा है, उन्होंने पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी लॉ की कुछ डेफिनेशन दी है, तो वो सब आप डालेंगे तो आपका एक आंसर बहुत ही हॉलिस्टिक बनकर आएगा, तो लगेगा कि हाँ आपने पढ़ा है। तो एक चीज़ मत बताइए, फिर ये भी बता सकते हैं कि उन्होंने फील्ड वर्क मेथड का इजाद किया था। तो इस तरीके से आपने हॉलिस्टिक आंसर बनाना है थ्योरीज़ में भी। और उसके अलावा जो भी हमारे सोशो कल्चरल के आंसर्स हैं उनमें मैं हमेशा ये करती थी कि मैं एक थिंकर से शुरू करती थी। जहाँ पे सपोज़ कल्चर है तो मैंने E.B. टायलर की उनकी किताब का नाम लिखा प्रिमिटिव कल्चर 1871, और फिर जो उन्होंने कल्चर की डेफिनेशन दी है वो मैं एग्जैक्ट कोटेशन में डाल के लिखती थी। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी के आंसर्स में, सोशियो कल्चरल में। एंड जब आप एंड कर रहे हैं आंसर्स को तो उसमें आप उसकी आज के ज़माने में क्या करंट रिलेवेंस है वो बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैरिज के चैप्टर की बात करें तो आप बता सकते हैं कि धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज चेंज हो रहा है, जहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप्स भी आ रहे हैं,
डाइवोर्स भी बढ़ रहे हैं, लड़कियों को फ्रीडम भी मिल रही है। तो ये एक चीज़ है जो आपको शो करता है कि आपको करंट रिलेवेंस भी पता है। एंड नेक्स्ट चीज़ है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इसमें स्टडीज़ वगैरह अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड थिंकर्स की ऐड करिए अपने आंसर में। आपके आंसर में वो एक यूनिक एलिमेंट होगा जो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसी मेरे पास बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो मैं इवन पेपर 2 की भी और पेपर 1 की भी, जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूँगी। इसके बाद अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 में कॉमन रहता है, इसके लिए मैंने सोर्स लिया था DK भट्टाचार्य सर की किताब का। ये एक बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है मेरे ओपिनियन में। इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको क्योंकि थोड़ी सी किताब हैवी है, बट उसको पूरा आपको एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है। आप उसमें से मेन बात उठा लीजिए कि जैसे अगर आप मीज़ोलिथिक पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने भीमबेटका ज़रूर कवर कर लिया, फिर उसके अलावा सिमिलरली आपने बागोर कवर कर लिया। तो इस तरीके से आपको कवर करना होगा मेन साइट्स को, उनके 2-3 की पॉइंट्स। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आप मैप ज़रूर बनाइए। अगर आप हड़प्पन सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो उसमें आप लोग वेज के डायग्राम बना सकते हैं, कुछ पेंटिंग्स के डायग्राम बना सकते हैं, वहाँ पर जो सील बनती थी उसका डायग्राम बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से क्या होगा कि आपका आंसर थोड़ा सा यूनिक लगता है। और अगर हम बात करें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, तो ये बहुत ही स्कोरिंग ऑप्शन है पूरे ऑप्शनल में। तो इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डायग्राम्स प्रैक्टिस करिए। आप ह्यूमन एंड एप का जो स्कल का डायग्राम होता है वो करिए, और जो अपना इरेक्ट पोस्चर हो जाता है उसका करिए। और इसके अलावा इस तरीके से हमारे बहुत सारे डायग्राम बन जाते हैं। अगर 9.7 यूनिट की हम बात करें तो उसमें टेम्परेचर जो है उसके ग्राफ्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप कवर करेंगे तो आपके आंसर में एक यूनिक चीज़ लगती है। और कोशिश करिए कि आप शुरुआत में डेफिनेशन से या तो स्टार्ट करें सिंपल, जैसे एजिंग हो गया तो एजिंग, हाँ इन्होंने डेफिनेशन दी है, ये थिंकर हैं और ये इनकी डेफिनेशन है, इस तरीके से आप बिगिन कर सकते हैं। अब कंक्लूजन में आप उसका वही करंट रिलेवेंस बताइए। सपोज़ अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो उसके आजकल बहुत सारी स्टडीज़ चल रही है। इंडिया ने इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट करा है, तो वो मैंने एंड में कंक्लूजन में लिख देती थी कि ये करंट रिलेवेंस है कि इंडिया ने इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट चालू करा है जिसमें हम इतने लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो ये आपके आंसर में यूनिक पॉइंट हो गया। और उसके अलावा अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 1 के लिए पीनाथ सही है, अच्छा सोर्स है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हर चीज़ को आप एक किताब से मत रिस्ट्रिक्ट करिए। एक किताब पढ़ने के बाद आप कुछ ना कुछ नया मटेरियल देखकर थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन करते रहिए, उससे आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी नई किताबें पढ़िए, वो नहीं पॉसिबल है, लेकिन आपको कोई पता चलता है इस किताब में ये वाली चीज़ अच्छी है तो वो आपने देख ली, तो वो आपका आंसर अच्छा बनता है वहाँ से। एंड पेपर 2 की अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कवर हो गया है। उसके अलावा आता है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। तो इसके लिए तो हमें पता है नदीम हसनैन की किताबें आती हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बट वो सिर्फ एक बेस बना सकती है हमारा। उसके अलावा मैंने मुनि रत्नम सर के नोट्स पढ़े थे इस चीज़ में। और उसके अलावा एक वर्णित नेगी सर थे जिनकी 13th रैंक आई थी 2019 में, उनके नोट्स मुझे पेपर 2 के बहुत अच्छे लगे थे। मैंने उनके नोट्स का एक बेसिस बनाया था। तो उन्होंने डायग्रामेटिकली भी, जैसे नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स हो गया या फिर अपना सीक्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया, तो वो उन्होंने डायग्रामेटिकली कवर करा था। तो मुझे भी एक अच्छा आइडिया लगा कि हाँ इस तरीके से हम कवर कर सकते हैं। ये चीज़ है हमारी इस चीज़ में। इसमें भी आप लोग बहुत सारे थिंकर्स और स्टडीज़ का इस्तेमाल करिए पेपर 2 में, जैसे कि इंडियन विलेज स्टडीज़ हैं तो उसमें आप लोग MN श्रीनिवास का नाम ले सकते हैं। और उसके अलावा पेपर 2 जो है उसमें आप लोग स्टडीज़ के नाम मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप विलेज स्टडीज़ की बात कर रहे हैं तो उसमें आप लिखिए कि MN श्रीनिवास ने विलेज इंडिया के बारे में बताया था, इंडिया विलेज 1955 में, तो ये आपने किताब मेंशन कर दी। तो सिर्फ पेपर 1 में ही हम किताब नहीं बल्कि पेपर 2 में भी हम बहुत सारी किताबें मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस पूछी जाती है तो आप जब हम प्रोफेसर मजुमदार की बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ उनकी सोशियो कल्चर में मत बताइए कॉन्ट्रीब्यूशन, आप उनकी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी बताइए कि हाँ उन्होंने लखनऊ में फिजिकल स्टडीज़ करी थी बच्चों की जिससे ग्रोथ मेजरमेंट हो पाई। तो ये आपके आंसर को एक यूनिक एलिमेंट मिलता है। तो इसलिए तो आप होलिस्टिक वे में कवर करिए। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, उसका मैं लिंक शेयर करूँगी ज़रूर फ्यूचर में, तो वो आप देखिए। और वो लिंक जो है वो बहुत ही अच्छा है, उसमें सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत डिटेल में कवर्ड हैं। और ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैं ये कहूँगी कि अपनी जो खाका कमेटी रिपोर्ट है वो बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है। मेरे 80% नोट्स पेपर 2 के वहीं से हैं, चाहे हेल्थ हो एजुकेशन हो, वहाँ से रिकमेंडेशंस आप ले सकते हैं। और उसके अलावा हमारी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं उनकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की रिपोर्ट आती है, तो वो आप लेटेस्ट पकड़ के लिखिए। उसमें बहुत अच्छे कुछ मैटर्स मिलेंगे आपको, वो आप कवर करिए। और ट्राइबल में भी आप थोड़े से फैक्ट्स, कुछ थोड़ी बहुत रिकमेंडेशंस होगी आपके कंक्लूजन में। शुरुआत में फैक्ट्स हो गए कि अगर आप हेल्थ का आंसर लिख रहे हैं तो हाँ इनमें इतना % जो है हमारा माल न्यूट्रिशन है, इतना % हमारा अंडर न्यूट्रिशन है, अनीमिया है, तो वो सब आप लिखेंगे तो आपके आंसर को एक बहुत ही यूनिक एलिमेंट मिलता है। एंड उसके अलावा हमारे पेपर 2 के एंड की तरफ आते हुए कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म जैसे टॉपिक्स आते हैं, इनमें भी आप कुछ थिंकर्स को ज़रूर ऐड कीजिए।
तो इससे क्या होता है कि बहुत अलग बन जाता है आंसर। तो ये सब जो थिंकर्स हैं, स्टडीज़ हैं, ये मैं शेयर करूँगी। इनसे क्या होता है कि आप इनको लर्न करके अगर मेंशन करते हैं तो लगता है कि हाँ आपने एक अलग से एंथ्रोपोलॉजी का आंसर लिखा है, वरना वो एक जनरल आंसर लगता है। थर्ड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी वो है कि एंथ्रोपोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ के बारे में। मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी बट मैंने करी नहीं थी, मुझे कोचिंग इतनी अच्छी नहीं लगी एंथ्रोपोलॉजी की जो मैंने ज्वाइन करी थी, तो इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी ही करी है। सेल्फ स्टडी से आप ऑप्शनल को बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी को थोड़ा टाइम लगेगा, आई वोंट से कि इट इज़ ऑफ 2 मंथ्स, एटलीस्ट आपको 3 to 4 मंथ्स मेरे ओपिनियन में मिनिमम देने पड़ेंगे। तो जो 2023 एस्पिरेंट्स हैं वो इस टाइम से अगर शुरू करते हैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना तो वो एकदम परफेक्ट टाइम है शुरू करने के लिए ऑप्शनल को। ऑप्शनल आप सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद आप उसके टेस्ट सीरीज़ के थ्रू उसको लगातार रिवाइज कर सकते हैं। ऑप्शनल हमारे स्कोर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है पूरे मेंस में, तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, ना ही उसको प्रीलिम्स के बाद के लिए रखना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये बात है इसमें कि अगर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी L2A में। तो सर के साथ मैंने टेस्ट सीरीज दी थी और मैं आंसर पूरे पेपर लिख कर दिया करती थी। इनिशियली पेपर पूरा आपका 3 घंटे में नहीं हो पाएगा, मेरे को पहले पेपर में 4 घंटे लगे थे। इट्स ओके क्योंकि एक बार लगेगा, हैबिट नहीं होती हमारी, ऑप्शनल पेपर बहुत लेंदी होता है, पर धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाएंगे कि किस तरीके से करना है। तो आप लिखिए पेपर ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। L2A में सर बहुत अच्छी चेकिंग करके देते थे, थोड़ा सा टाइम लगता था लेकिन सर बहुत ही हेल्पफुल रिमार्क्स देते थे और जो सर कमेंट्स लिखते थे उनको मैं ऐड करती थी अपने नोट्स में और मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती थी। मैं सर से पूछती भी थी कि मेरे आंसर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, एंड सर वॉज वेरी हेल्पफुल इन दैट रिगार्ड। अगर आप सर से डाउट्स पूछेंगे तो सर अच्छे से बताते हैं। तो मैं कहूँगी कि आप कोचिंग की जगह आप टेस्ट सीरीज़ अगर लेंगे तो वो आपके बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एंथ्रोपोलॉजी के लिए। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो मैं आप ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं एड्रेस कर पाऊँ उन डाउट्स को आपके लिए एंथ्रोपोलॉजी में। लास्टली मैं सभी बच्चों को जो अभी प्रीलिम्स दे रहे हैं और जो 2023 के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, टेलीग्राम पे मैं आंसर करने की उनको बेस्ट वे में कोशिश करूँगी। थैंक यू।